इंट्रोड्यूसिंग जी। अभी मैं सीधे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ताराराम जी मैना साहब उनको लेता हूं, आपके इसका प्रबोधन करेंगे माननीय ताराराम मैना साहब। ठीक। साथियों, वैसे तो काफी समय हो गया है और लगता है कि कुछ लोग तो थमे बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग बैठेंगे नहीं तो तब तक मैं अपनी बात शुरू नहीं करूंगा। जो भी इधर उधर डोल रहे हैं, आप यहां किसी मेले में नहीं आए हैं, आप यहां एक प्रबोधन के कार्यक्रम में आए हैं। तो 2 ही मिनट में जो भी साथी, और चाय वाला चाय बंद कर दे, अभी चाय बिल्कुल बंद कर दो। कोई भी गतिविधि है वो सारी की सारी बंद कर दो। साथियों, आज का हमारा जो ये आयोजन है, हमारे महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ रैदास जी की जयंती मनाने तक सीमित नहीं है। हम लोग किसी न किसी महापुरुष की जयंती का बहाना या फिर वो अवसर ढूंढ करके हमारे समाज को प्रबोधन का काम करने का काम करते हैं। आज का कार्यक्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारतीय भीम सेना, इन 2 संगठनों के तत्वाधान में हो रहा है। और आज दीना भाना जी की, जो इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले, आपके राजस्थान के जयपुर से, आज जिसको कुछ भी कहा जाए, वाल्मीकि कहा जाए, लेकिन असल में भंगी समाज से आने वाले दीना भाना जी, जिन दीना भाना जी की वजह से कांसीराम साहब और खापर्डे साहब जैसे लोग इस मिशन को आगे बढ़ा पाए, ऐसे इस आंदोलन के या क्रांतिकारी के जनक दीना भाना जी का भी आज जन्म दिवस है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है और ये 2 संगठनों का एक मिलाप है कि 2 संगठनों ने मिलकर के पूरे भारत के अंदर इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है। ये शुरुआत हम लोगों ने की है और ये 2 संगठनों तक सीमित नहीं होगी। हमारा आखिरी फैसला है कि 2 लाख संगठनों को हम इकट्ठा करेंगे। 2 लाख संगठनों को, जिन लोगों को भी हमारा मार्ग अच्छा लगेगा, जिन लोगों को भी हमारे कार्य अच्छे लगेंगे, वो धीरे धीरे हमारे साथ में जुड़ते जाएंगे। आज का ये कार्यक्रम भी, बैनर तो भले ही 2 संगठनों का है, लेकिन पंडाल में यहाँ पर करीबन 100 से ज्यादा संगठनों के लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। मंच पर से लगाकर सामने तक 100 से ज्यादा संगठनों के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की थोड़ी डेफिनेशन आपको 1 मिनट में दूंगा कि जैसा कि नाम है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, यानी भारत के अंदर 2 तरह के लोग हैं, एक मूल निवासी आदिवासी और एक गैर मूल निवासी या गैर आदिवासी, जिनके लिए अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक इंडिजीनियस पीपल और दूसरा नॉन इंडिजीनियस पीपल। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, जिसका हिंदी में नाम है, ये ऑल इंडिया के हमारे इंडिजीनियस पीपल्स का, जिनको आज 6743 जातियों में और वर्ण के अंदर करीबन 3 वर्णों में अलग करके अलग थलग करके रखा हुआ है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गैर आदिवासी के सिवाय सारे समाज के लोग समाहित हैं। दूसरा है भारतीय भीम सेना। आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, यहाँ पर भी भीम आर्मी और भीम सेना के नाम से भी संगठन चलते हैं, लेकिन ये जो भारतीय भीम सेना है, ये भारतीय भीम सेना कोई हमारे देवा पैदा की हुई संगठन नहीं है। हमने कोई 10-20 साल पहले पैदा किया हुआ संगठन नहीं है। ये मेरा जन्म 1969 में रिकॉर्ड में बताया जाता है, ओरिजिनल में मेरा जन्म जो है 71 का है, लेकिन कागजों में मुझे 69 का किया। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन भारतीय भीम सेना, ये मुझसे भी 1 साल बड़ा है, यानी कि ये 68 में बना है, 1968 में बना है भारतीय भीम सेना।
और ये संगठन साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटक में बना, जहां पर बी श्याम सुंदर साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर के एक बहुत ही बड़े अनुयायी और एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाने वाले महापुरुष थे, उन्होंने 68 में भारतीय भीमसेना का संगठन बनाया था और मूल भारती नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मूल भारती यानी भारत के इंडिजिनियस पीपल का ये ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये नॉर्थ का राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और साउथ का भारतीय भीमसेना, दो संगठन मिलकर के भारत के अंदर इस क्रांति का आगाज करने के लिए आज का दिन हमने चुना और रविदास जयंती जी के उपलक्ष्य पर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले उन भामाशाहों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अपने योगदान की वजह से इतने सुंदर एक कार्यक्रम को एक रूप दिया और उसके अंदर अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई दी। दूसरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा यहां पर हर शख्स जो यहां पर समय निकाल करके आया। बहुत सारे लोग नहीं आए, उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो आए उन लोगों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने आयोजन किया, उस आयोजन को आपकी उपस्थिति ने चार चांद लगा दिए। वरना अगर ये कुर्सियां आधी से ज्यादा खाली पड़ी रहती तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रहता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा उस टीम का, जिस टीम ने मुझे तकरीबन 1-1.25 महीने पहले कहा कि साहब आप तो डेट दीजिए, बाकी काम हमारा। और जिस तरीके से उन्होंने रात दिन, देखो भामाशाह तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उस भामाशाह तक पहुंचना ये सबसे बड़ी बात है। कार्यक्रमों में तो कोई भी लोग आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को निमंत्रण देने के लिए उनके घर घर तक जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस आयोजन करने में जो भी कमेटी के लोग हैं, किसी का एक का नाम नहीं लूंगा, सभी लोग जिन्होंने भी मेहनत की है उन सब का भी आभार मैं पहले व्यक्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी देर में अब मैं शुरू हो जाऊंगा तो ये धन्यवाद मुझे याद रहेगा, इसलिए मैंने सोचा ये पहले ही दे, है ना, बाद में एक लफड़ा हो जाता, मुझे भी पता नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूं। तो मैं आपको आज गुरु रविदास जी की जयंती पर एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग भजनों में उनकी वाणी में सुनते हैं, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, इस प्रकार के सैकड़ों सवैये और सैकड़ों उनकी बातें कह करके हमें समझाने का प्रयास करते हैं। गुरु रविदास जी के जीवन का हर एक लफ्ज जो उनके मुंह से निकला वो इस भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे अध्ययन के मुताबिक मैंने जब संतों को पढ़ा, जिसके अंदर नामदेव से लेकर के रैदास, गुरु नानक, जंबेश्वर जसनाथ साहेब कबीर, धन्ना जाट पीपा दर्जी, सैन जी महाराज, ऐसे तमाम संत जो भारत में हुए, उन संतों की मैंने वाणी को अध्ययन किया। तो आज रविदास जी के उपलक्ष्य में बात है तो कहूंगा कि मुझे रविदास जी की उन सैकड़ों बातों में से एक बात ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, एक बात जो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या बात थी? गुरु रैदास कहते हैं कि नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी, आपन राज खोवत दुख पायो, सो दशा भई हमारी। गुरु रैदास क्या कह रहे हैं? नरपत, नरपत का मतलब होता है राजा, नरपत का मतलब राजा, और राजा कहां सो गया? सिंहासन पे ही बैठे बैठे सो गया। नरपत एक सिंहासन सोयो, सिंहासन पे ही सो गया, नींद लग गई। और नींद जब लगती है तो कोई न कोई सपना तो आता ही आता है। नींद का और सपने का बड़ा अच्छा संबंध है। तो जैसे ही नरपत यानी राजा को नींद लगी, उसको सपना आया और उसने सपने में देखा कि मेरा राज छिन गया है, मेरा राज जो है मुझसे छिन गया है, मैं राजा नहीं रहा हूं, अब मैं फकीर हो गया हूं, अब मैं गरीब हो गया हूं, दीनहीन हो गया हूं। ऐसा वो सपने में देख रहा।
और सपने में देखते देखते उसका हृदय जो है विचलित हुआ और आंखों से पानी बहने लगा। वो रोने लगा और वो रोने लगा, क्या सोचकर रोने लगा कि मेरा राज खत्म हो गया। जबकि वो कहां बैठा है? सिंहासन पर बैठा है। कहां बैठा है? सिंहासन पे बैठा है और सपने में देख रहा है कि मेरा राज खो गया है। लोग जाकर जगाते हैं तो जगाने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो पता लगता, अरे मैं तो सिंहासन पर बैठा हूं, मेरे सिर पे तो ताज लगा हुआ है और मैं आज भी राजा हूं। फिर उन्होंने क्या कहा? सो दशा भई हमारी, अपनो राज खोवत दुख पायो। जैसी उस राजा की सिंहासन पर बैठ करके सपना देख करके दुखी होने वाली बात आई, वैसी ही दशा आज हमारे समाज की है। हमारे समाज के पास में सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी रोने का मामला है या मांगने का मामला है। हम आज भी राजा हैं। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और हमेशा विश्व गुरु रहेगा। तो आज हमारी दशा क्या है? हमारी दशा ये है कि हमने सिर्फ ये सोच लिया है कि हम कभी ऊपर उठ नहीं सकते, हमारा भला कभी हो नहीं सकता, हम अपना कल्याण कभी कर नहीं सकते, इसलिए हम 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़े हो जाते, क्योंकि हमने सोचा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, चला गया सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक नकारात्मक भाव हमारे अंदर पैदा हो गया है। उस नरपत की तरह हम हो गए हैं जो सिंहासन पर बैठा है लेकिन सपने में देख रहा है मेरा राज खत्म हो गया। ये बात पहले तो पता नहीं कितनी लागू होती थी, रविदास जी के जमाने में कितनी लागू होती थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज के जमाने में तो ये बात 100 नहीं 200% लागू हो रही है आपके ऊपर, लेकिन आपको उसका आभास नहीं है, आपको उसका ख्याल नहीं है, आपको उसका क्या कह सकते हैं एहसास नहीं है। आज भी अरे पहले तो सिर्फ इतना था कि आप राजा थे, ये सोचना था, लेकिन आज तो आप क्या हैं? आप राजा बनाने वाले हैं। आप राजा बनाने वाले हैं। आपके वोट से राजा बनता है ना, लोकतंत्र में आपके वोट से राजा बनता है, तो आप तो राजा बनाने वाले हैं, यानी राजा के बाप हैं। आप राजा के भी बाप हैं। तुम्हारे बटन दबाने के पहले राजा बन नहीं सकता। हाँ, उधर गड़बड़ हो रहा है, वो तुम्हारी नालायकी है, तुम्हारी नासमझी बेवकूफी है, जिसकी वजह से वो गलत बटन दबा करके तुम्हारा वोट ले रहा है, वो मैटर अलग है, वो अलग बात है। लेकिन आज भी तुम्हारे हाथ में है ना, अगर तुम इसको काबू कर लो कि मैं राजा उसी को बनाऊंगा जो मेरे समाज का कल्याण करेगा, तो आज आप राजा नहीं, राजा के बाप हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हैं जो यहां कहने में समय लगेगा, इसलिए मैं एक बात आपके लिए ढूंढ के लाया जिसने मुझे सबसे प्रभावित किया कि आज मेरा समाज इस देश का हुक्मरान होते हुए भी, इस देश का शासक होते हुए भी आज लाचार और गरीब और मोहताज बना हुआ क्यों है। मुझे लोग पूछते हैं कि आपने अपने नाम के आगे शासक लगाया, मैंने कहा बिल्कुल लगाया, मैं हूं तब लगाया, क्योंकि कहीं न कहीं राजा बनाने में मेरे वोट का उपयोग होता है और राजा बनाने वाला शासक होता है, और मैं शासक हूं। भारत में हर वोट देने वाला व्यक्ति शासक है। लेकिन ये जानकारी नहीं होने की वजह से ये दशा हमारी हो रही है कि आज हम इस धरती के, इस देश के मालिक, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह अभी भी नारे लगाए थे, बड़े अच्छे नारे लगाए थे और लगते भी अच्छे हैं। क्या लगते हैं? जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा। कितना प्यारा लगता है, सीना चौड़ा हो जाता है, शरीर का एक एक रों खड़ा हो जाता है कि हम इस देश के मालिक हैं। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, और हम कहां खड़े हैं? 5 किलो गेहूं वाली लाइन में। भारत देश हमारा है, दाना हमारा नहीं, दाना वो देगा तो मिलेगा। बड़ी अच्छी बातें होती है। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है
ये कार्यक्रम लगाने के पीछे जो उद्देश्य है हमारा, वो उद्देश्य भारतीय संविधान जिसे बचाना है, और बचाना है ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन दुश्मन ने उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्रोग्राम ही नहीं बना दिया, उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। अब बात आती है संविधान की, तो एससी और एसटी के लोगों के ऊपर, 2-4 जातियों के ऊपर सीमित हो जाती है कि इन लोगों ने संविधान का फायदा लिया, बाकी लोगों को संविधान से क्या मिला। मैं उन लोगों को एहसास करवाना चाहता हूं कि अभी अभी नारायण जी कह रहे थे कि हमारे समाज में जब नाम देने के लिए कोई आता था, एससी एसटी में तो गरग ही आते थे। हमारे डोंगर जी भी खड़े हैं यहाँ पत्रकार बन करके, तो वो जब आते थे तो उनको भी ऊपर से निर्देश थे कि एससी और एसटी वालों के नाम आपको क्या रखने हैं, ठूड़िया रखना है, कचरा रखना है, पूंजा रखना है, गोबरिया रखना है, धूड़िया रखना है, ढगलिया रखना है ना, यही नाम रखने हैं। और अगर थोड़ा ओबीसी की तरफ, शूद्रों की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी अक्सर नाम यही मिलेंगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। कहीं बुद्धिया आ जाएगा, कहीं सोमिया आ जाएगा, ठीक है ना, वार के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो नाम है, ये आज जो जितेंद्र, कई लोगों के अभी तो क्या रूपेश है ना, इधर कहीं है ना, हमारा आदमी नाम तो क्या काला राम, लेकिन लगा क्या रहा, कालेश लगा रहा। तो ये जितेंद्र और जो सम्मानजनक नाम जो है, चाहे किसी भी जाति और वर्ग में, आज जो सम्मानजनक नाम मिल रहे हैं ना, भारतीय संविधान की बदौलत मिल रहे, तुम्हारे बाप दादाओं की बदौलत नहीं मिल रहे। ध्यान रख लेना, कान खोल कर। अगर तुम्हारे बाप दादाओं की वजह से रखा, अगर ये नाम मिला होता सम्मानजनक नाम, तो उनका भी होता, तो उनका नाम कचरिया फूडिया नहीं होता। इसलिए ये जो मिला है तुम्हें संविधान से मिला। बहुत सारी जातियां हैं जिन लोगों के बाप दादाओं के पीछे सिंह नहीं लगते थे, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सिंह नहीं लगते थे, ऑन द रिकॉर्ड है सिंह नहीं लगते थे। आज वो भी सिंह लगाकर कह रहे हैं हम भी राजपूत हैं। सच कह रहा हूं ना, झूठ तो नहीं है ना। बहुत सारी जातियां जिनके नाम, बाप दादाओं के नाम के पीछे सिंह नहीं होता था, आज वो फक्र और गर्व से अगर सिंह लगा रहे हैं, भारतीय संविधान की बदौलत लगा रहे हैं। भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि तुम भी सिंह लगा सकते हो। ये अधिकार वहां से मिला। जिन मंदिरों में तुम आज लटक लटक कर जा रहे हो, उन मंदिरों पर तुम्हारी परछाई भी अगर पड़ जाती थी, तब भी उस मंदिरों को गंगा जल से धोया जाता था। और ये उदाहरण आपके वर्तमान के मुख्यमंत्री मांझी का है, और पहले के भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का, जिनके जाने से मंदिर धोए गए। जिस शूद्र, अति शूद्र, जिनको अछूत और आदिवासी कहा जाता है, इनकी जुबान से अगर गंगा जी का नाम निकल जाता था तो उनकी जुबान को काट दिया जाता था, काट दिया जाता था। आज वो डुबकियां लगाने जा रहे हैं। ये डुबकियां लगाने भी जा रहे हो तो संविधान की वजह से जा रहे हैं, वरना उस गंगा जी का तो तुम्हें नाम लेने का भी अधिकार नहीं था। गंगा वहां पड़ी है, तुमने अपनी जुबान से यहां नाम ले लिया तो वह गंगा वहां पड़ी पड़ी अपवित्र हो जाएगी। तो आज जो मंदिरों में और तीर्थ में आपको जगह मिल रही है, भी भारतीय संविधान की बदौलत मिल रही है। जिन लोगों को, अगर एक लोहार है तो लोहार को दूसरे राजा के क्षेत्र में जाकर के लोहे का काम करने की परमिशन नहीं थी। एक किसान को अपने राजा के क्षेत्र में छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर खेती करने का अधिकार नहीं था। एक दर्जी को कपड़ा सिलने का अधिकार दूसरे राज्य में जाकर के करने का नहीं था। उससे वहां के राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमारे दर्जी नहीं है, एक दर्जी भेज दो, हमारे नाई नहीं है, एक नाई भेज दो, हमारे लोहार नहीं है, एक लोहार भेज दो। ऐसे आपस में सौदा होता था जैसे भेड़ बकरियों का होता। आज हमारे लोग भारत के किसी भी कोने में जाकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अपना उद्योग लगा रहे हैं। ये किसी देवी देवता या भगवान का मेहरबानी नहीं है, भारतीय संविधान की मेहरबानी है।
क्या तुम देशावर में जाकर के पैसा कमा रहे हो और पैसा कमा करके यहां पर बंगला खरीद रहे हो, बंगला बना रहे हो, जमीन खरीद रहे हो? भारतीय संविधान की बदौलत है, वरना बाल काटने वाले नाई को भी दूसरे राजा के वहां जाकर दुकान लगाने का या काम करने का अधिकार नहीं था। ये समझना होगा हम लोगों को। हम क्यों संविधान बचाना चाहते हैं? क्या दिया है संविधान ने? हमारे लोग सोचते हैं कि ये जो सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, इन लोगों को संविधान ने नौकरियां दे दी। संविधान नौकरियों तक सीमित नहीं है। संविधान ने आपको क्या क्या नहीं दिया है, इस बात को लेकर के भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो की जो मुहिम हम लोगों ने शुरू की थी आज से करीबन 15 साल पहले, उस मुहिम को हम बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा चुके हैं। आज हम जन जन तक संविधान को पहुंचा चुके हैं। आज हर आदमी, हर नेता, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर पत्रकार की जुबान पर भारतीय संविधान का नाम है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2015 का एक सर्वे गूगल का, उस गूगल के सर्वे में 2015 में ये बात साबित हुई थी कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कोई शब्द था गूगल में, तो वो था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो सबसे ज्यादा बार यूज किया जाने वाला वर्ड था। तो इस संविधान बचाने की मुहिम के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ खाली पुष्प अर्पित करके महापुरुषों को नमन करके जाने का कार्यक्रम नहीं। इसलिए हमने आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर कुछ विषय भी निर्धारित किए, क्योंकि बिना विषय के कोई बात करना कोई समझदारी नहीं होती। इसलिए हमने जो विषय रखे, उसमें पहले विषय पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि हमारी समस्याओं का समाधान संगठनों से नहीं, संगठित होने से संभव। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज, पहले एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। शिक्षित, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, लेकिन बाद में आवश्यकता हुई शिक्षित करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही बात तथागत ने कही। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की यानी शिक्षा की शरण में जाओ। संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये जो संगठित होने की और संघर्ष करने की बात आई, उसी बात के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने संगठित होने का काम शुरू किया। संगठित होने का काम शुरू किया तो ऐसे संगठित हुए कि भारत के संविधान और इन अधिकारों से पहले वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम 6,743 टुकड़ों में बंटे हुए थे और आज हम 25 लाख टुकड़ों में बंटे हुए। आज हम 25 लाख टुकड़ों में विभाजित है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में 5 संगठन ना हो। ऐसी कोई तहसील नहीं है जिस तहसील में 50 संगठन ना हो। ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले के अंदर 500 संगठन ना हो। ऑल ओवर सब मिलाया जाए तो 25 लाख संगठन भारत के अंदर बने हुए हैं। ये संगठित नहीं, ये विभाजन का काम। यहां हमारा विभाजन हुआ है, संगठन नहीं हुआ। हम संगठित नहीं हो पाए क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी लेटर हेड बनाई, अपना अपना संगठन बनाया, अपना अपना मंच बनाया, अपना अपना मोर्चा बनाया और मोर्चा, मंच और संगठन लेकर के वो विभाजित हो गए। 2 संगठन आपस में मिलने को तैयार नहीं है और जब 2 संगठन आपस में मिलने को तैयार नहीं है तो ये संगठित होने वाला मामला नहीं होता। इसलिए हमने ये सब्जेक्ट यहां रखा कि हे बहुजन समाज के लोगों, हे भारत के इंडिजीनियस पीपल, हे भारत के मूल निवासी आदिवासी भाइयों, आप सभी लोगों को संगठन बनाने की बजाय आपको संगठित होने की आवश्यकता है। संगठित हुए बिना तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। अलग अलग दुश्मन क्या करता है? दुश्मन आपको बांटता है, बांट करके डिवाइड एंड रूल लागू करता है। जो अंग्रेजों की नीति नहीं थी, वो इस देश के अंदर इन विदेशी यहूदी ब्राह्मणों की नीति थी, जिन्होंने हमें 6,000 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने नहीं बांटा था, मुगलों ने नहीं बांटा था, ये इन लोगों ने बांटा था। तो ये डिवाइड एंड रूल नीति उनकी थी और उस डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत वो लोग तो हमें 6,743 टुकड़ों में ही विभाजित करने में सफल हुए, लेकिन हम लोग पढ़ लिख करके इतने महान हो गए, इतने बड़े हो गए कि हमने अपने आप को 25 लाख संगठनों में विभाजित कर दिया। आज चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या सांस्कृतिक संगठन हो, कोई भी संगठन हो, लेकिन कोई संगठन ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार हो। इसलिए हमने
संगठनों को संगठित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया। संगठनों को, संगठन तो बन गए, अब उन संगठनों को संगठित कैसे किया जाए, इस बात को लेकर के हमने मुहिम शुरू की थी। और आज हम बड़े पैमाने पे सफल हो रहे हैं कि यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ या भारतीय भीमसेना से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी किसी न किसी जाति, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ जरूर है। और वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है और इस पंडाल में है, तो इसका मतलब है कि अब संगठनों को भी संगठित होने की आवश्यकता महसूस हो रही है और होनी चाहिए। ये हमारी पहल थी, इसलिए हमने यहाँ पर ये विषय रखा था कि जो संगठित होने का मामला है, हम लोग कैसे संगठित कर सकते हैं हमारे लोगों को, इस बात को लेकर के ये विषय यहाँ हमने रखा। तो ये जो यहाँ पर कार्यक्रम, मुझे कहा एक आदमी ने कल कहा, फोन पे कहा, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं इस व्यवस्था के मुताबिक, जैसे आप है वैसे मैं भी किसी जाति से ही बिलोंग करता हूं, मानता नहीं हूं अपने आप को, लेकिन है जो है, पहचान है। तो मुझे एक साथी ने कल फोन करके कहा कि प्रोग्राम कहां पर हो रहा है। मैंने कहा पहाड़पुरा में हो रहा है। बोला इतना बड़ा पंडाल लग रहा है, क्या लोग आ जाएंगे? मैंने कहा लोगों को आना उनकी मर्जी है, पंडाल लगाना हमारी मर्जी है। हम पंडाल लगा देंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे ये लोगों की मर्जी है। तो उन्होंने एक आश्चर्यचकित होकर के मुझसे पूछा कि क्या पहाड़पुरा में इतने भीड़ रहते हैं? मुझे पूछा कि क्या पहाड़पुरा में इतने भीड़ रहते हैं? वो बात क्या साबित करती है कि वो मेरे सम्मानित साथी जिनकी सोच है कि ताराराम अगर लगा रहा है सिर्फ भीलों का ही प्रोग्राम है, लेकिन यहां पर आपको अभी बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर, जोधपुर संभाग में 56 कौम है। 36 वाला तो हमने झूठा साबित कर दिया, 56 है, लेकिन उस 56 में से निश्चित तौर पे यहां पर 36 तो बैठी हुई है। ये 36 कौम के लोग तो यहां पर बैठे हुए हैं। ये हाँ 20-25 नहीं है, 36 के हैं। तो ये कोई एक जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। हमने इसे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया और हम तो समझते हैं कि सफल है। पंजाब आ गया, दिल्ली आ गया, तो हमारा सफल हो गया। लेकिन हमने कोशिश की थी कि इसको किया जाए, लेकिन साथियों सबके कलेजे हमारे जितने नहीं होते। हमने तो एक कलेजे का टुकड़ा निकाल के बाहर ही फेंक दिया। मैं कुछ ज्यादा हो रहा है, फेंक दो इसको। अभी अभी ऑपरेशन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा ना, वो कलेजे का टुकड़ा ही तो था, निकाल के फेंक दिया। तो उनका कलेजा नहीं है। अपने भजनों में मारवाड़ी में कह नहीं, सिलरियों में तो हैंगी झीले, पर समुद्रीय झीले जनो जानो। तो जिन लोगों को हमने बड़े मान सम्मान और इज्जत के साथ बुलाया था, उन्होंने भी सोचा इधर तो बहुत गहरा पानी है, इधर बहुत गहरा पानी है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मंच ताराराम के साथ साझा कर लिया तो ऊपर से आला कमान का नोटिस आ जाएगा। डर तो होता ही है ना भाई। और हमारे लोग भी राजनीति करते हैं साहब, हमारे लोग भी राजनीति करते हैं। कैसे करते हैं मालूम है? जो नेता उन आला कमानों के गुलाम है, जो उन मनुवादियों ब्राह्मणवादियों के गुलाम हैं, उनकी पार्टियों में शरीक हैं, हमारे लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। एक बड़ी गलत बात है, लेकिन आधी कहूंगा, पूरी नहीं कहूंगा। आप आधी बाकी वाली आप समझ लेना। मारवाड़ी में कह देता हूं, कुत्तो घरटी साटे हुआ, धके नहीं कहूंगा, धके नहीं, धके कहना भी नहीं चाहिए, एंड हो जाए पर पूरी भी। तो कुत्तो घरटी साटे है। हमारे नेता खुद ही उन पार्टियों के गुलाम हैं, टिकटों के लिए, पदों के लिए, पता नहीं किस किस के लिए, और हम उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम तो साफ कहने वाले लोग हैं भाई,
हमने न तो यहाँ कोई साफे माड़ाएं रखी, कुछ जैसलमेर से ये लेके आ गए, पता नहीं किसके लिए, लम्बान होता नहीं है, ठीक है ना। या तो ये है कि डांट जरूर पड़ती है, डांट जरूर पड़ती है, जो डांट सुनने का हैसियत रखता है वो इधर आता है, हर कोई नहीं आता। तो हमने तो भाई तुम्हें बुलाया था मान सम्मान के साथ, लेकिन नहीं आए तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप आते तो एक साथी ने कहा था ना कि हमारी तो बारी ही नहीं आती। लेकिन हमने भी फैसला कर दिया है कि अब जो पक चुके हैं, चाहे फल हो चाहे पत्ता, जब पक जाता है तो गिर जाता है ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो नई नई कौंपलें आ रही है ना, इनको संवारा जाए, इन कौंपलों को संवारा जाए, इन कौंपलों पे फूल आएंगे और उनके ऊपर फल लगेंगे। जो पत्ते और फल पक चुके हैं उनका तो गिरने का वक्त आ गया है। इसलिए हमने यहां पर हर एक को मौका देने की कोशिश की कि हम समाज के अंदर एक नया और ईमानदार नेतृत्व निर्माण करेंगे, नए लीडर पैदा करेंगे। हम उन लीडर्स के मोहताज नहीं रहेंगे जो या तो गुलाम है या फिर अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वहां जाऊंगा तो मेरा वजूद क्या रहेगा, वहां जाने पर मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो हमें उन नेताओं की भी जरूरत नहीं है, हमें नया नेतृत्व निर्माण करना होगा। प्रकृति का नियम है, पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए आते हैं। समाज की भी यही दशा है। हमारा समाज तो इस काम में और ज्यादा माहिर है। एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं। संख्या की कहां कमी है यार? जो आ रहे हैं उनको पकड़ो ना, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, जो पैदा हो रहे हैं उन पे नजर रखो कि ये जैसे ही समझदार हो अपनी तरफ ले लो। दुनिया में परिवर्तन होते हैं और होंगे, तो हम लोगों को संगठित होने की ज्यादा जरूरत है। अपनी जाति का ईगो अपने घर तक रखो, अपने फिलहाल अपनी रिश्तेदारी तक रखो, लेकिन जहां आपके हक और अधिकारों की बात आए वहां अपनी जाति को भूल करके अपने साथी के साथ खड़ा हो जाओ। अपने अधिकारों को पाना चाहते हो तो जाति के आधार पर तुम कभी भी अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे अधिकारों को खत्म करने के लिए तो जाति का निर्माण किया गया, और तुम जाति का गर्व करके, जाति का फक्र करके, जाति का गुमान करके अपने अधिकार हासिल कर लोगे। अगर कर लेते तो शायद पिछले 2500 सालों में, 3000 सालों में हो गया होता। नहीं हुआ, इसका मतलब है हमें जाति के गुमान को छोड़ना होगा, अपने जाति के वजूद को छोड़ना होगा और अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए सबको एकजुट होकर के लड़ना होगा। इसके लिए यह कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए नहीं रखा गया कि आप लोगों को बुलाना और आपका टाइम पास करना। हमारा दूसरा सब्जेक्ट जो है राजनीति पर है कि राजनीति, जो लोग राजनीति से प्रभावित होते हैं वो कभी सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। सत्ता परिवर्तन करने के लिए तो राजनीति को प्रभावित करना पड़ता है। राजनीति से जो प्रभावित लोग हैं वो टिकट की लाइन में खड़े होते हैं, फिर इलेक्शन जीतने के बाद में फिर मंत्री बनने की लाइन में खड़े होते हैं। जो लोग राजनीति से प्रभावित होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों के गुलाम होते हैं, और जो राजनीतिक पार्टियों के गुलाम होते हैं, जिन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम होते हैं वो राजनीतिक पार्टियां उन मनुवादियों के, उन ब्राह्मणवादियों के, प्योरली कहता हूं उन ब्राह्मणों के गुलाम। आज दिन तक भारत में एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी राजपूत के कंट्रोल में हो, एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी यादव के कंट्रोल में हो, किसी जाट के कंट्रोल में हो, किसी जाटव चमार के कंट्रोल में हो। किसी के भी कंट्रोल में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जितनी राजनीतिक पार्टियां भले ही हमारे लोगों ने बनाई, लालू ने बनाई, अखिलेश ने बनाई, कांसीराम साहब ने बनाई, लेकिन आज वे सारी पार्टियां ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। वहां करता धरता सारे ब्राह्मण है। तो जहां करता धरता ब्राह्मण है उन राजनीतिक पार्टियों से आप अपना भला कैसे करवा सकते? नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति को प्रभावित करने वाली बात होती है। राजनीति को प्रभावित भारत के अंदर दो शख्स करने वाले, जिनका आपको नाम बताता हूं। पहले व्यक्ति थे
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने राजनीति को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? उन्होंने नेहरू जी को लिखित में दिया कि मेरी ये 4 शर्तें हैं, ये 4 शर्तें लागू करो, जिसके अंदर सबसे पहली शर्त थी ओबीसी का आरक्षण। पहली शर्त थी ओबीसी का आरक्षण। दूसरी शर्त थी महिलाओं के अधिकार, हिंदू कोड बिल। तीसरी थी कश्मीर का 370, जिसकी आज ये बड़े पैमाने पर गाथा गा रहे हैं। और चौथी थी पाकिस्तान से जो शरणार्थी अब आ रहे हैं उनको उस समय लाने की। जो पुनर्वासी अब आ रहे हैं भारत में उनको उस समय लाने की 4 शर्तें बाबा साहब ने रखी। नेहरू जी ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री से रेजिग्नेशन दे दिया, मुंह पे मार दिया कि ये तेरा कानून मंत्री का पद है। कोई माई का लाल आज जो एक एमएलए पद से भी इस्तीफा दे दे? है कोई जो सरपंच से भी इस्तीफा दे दे? मंत्री तो बनने के लिए तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। नहीं कहना चाहिए मगर मैं कह दूंगा, मंत्री बनने के लिए अपनी बहन बेटियां दे देते हैं, अपनी पत्नियां दे देते हैं। राजनीति को प्रभावित बाबा साहब अंबेडकर ने किया। उन्होंने कानून मंत्री के पद को ठोकर मारी और नेहरू की आंखें खुली कि डॉक्टर अंबेडकर कैबिनेट में एक शेर का रोल अदा कर रहे थे, एक सिंह का रोल अदा कर रहे थे। और जैसे ये कैबिनेट से बाहर हो गए तो आपको पता है ना, शेर खतरनाक। नेहरू ने क्या कहा कि शेर तो वैसे ही खतरनाक होता है, शेर वैसे ही खतरनाक होता है, लेकिन अगर वो जख्मी हो जाए तो बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है। शेर अगर जख्मी हो जाए तो कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए नेहरू ने कहा कि अब डॉक्टर अंबेडकर खाली शेर नहीं, जख्मी शेर है। और तुरंत ही उन्होंने काका कालेलकर नाम के कमीशन का गठन किया। ये डर था, ये भय था, ये राजनीति को प्रभावित करने का फंडा था। राजनीति को प्रभावित करने वाली दूसरी शख्सियत भारत के अंदर मान्यवर कांसीराम साहब, जो कभी भी सत्ता पक्ष के पास में चल करके नहीं गए, चल करके सत्ता पक्ष के पास नहीं गए। इंदिरा गांधी जी से लगा करके, राजीव गांधी जी से लगा करके और अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव तक प्रधानमंत्री रहे। और वो सारे प्रधानमंत्री कांसीराम जी के पास जाते थे, कांसीराम जी किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं गए। और एक बार का मामला तो ऐसा हुआ कि अटल जी ने कांसीराम जी से टाइम लिया। कांसीराम साहब ने उनको 11 बजे का टाइम दिया। प्रधानमंत्री है, जरा तामझाम में थोड़ा इधर में प्रोटोकॉल में करते करते 20 मिनट लेट हो गए। जब अटल बिहारी जी कांसीराम जी के दरवाजे पर गए तो सामने दरवाजे पे खड़े कांसीराम जी घड़ी देख रहे थे। और घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा कि मान्यवर आपका समय समाप्त हो गया। और ये कह करके वो पास में अपनी गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर को कहा चलो। ये सत्य कथा कह रहा हूं आपको, कुछ चुटकुला। वो लोग थे जो राजनीति को प्रभावित करते थे। यहां तो आपको अगर एससी प्रकोष्ठकार, वो भी ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया जाए ना, तब भी आप समझेंगे कि साला दिल्ली का राज मिल गया। अबे शेड्यूल कास्ट के प्रकोष्ठ का वो क्या भूख बनाएगा, तू खुद ही बन जा। ये तो तेरे बाप का मामला है, ये तो तेरे बाप का मामला, तू ही बन जा ना। वो क्या बनाएगा तेरे को? एससी प्रकोष्ठ का, एसटी प्रकोष्ठ का। अब हमें प्रकोष्ठों में जरा सीमित कर दिया, क्योंकि हमारा प्रभाव नहीं है। हम राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते, हम राजनीति से प्रभावित होते हैं। इसलिए डेलीगेट की लिस्ट में लग जाएंगे, जिला परिषद सदस्य की लिस्ट में लग जाएंगे, प्रधान की लिस्ट में लग जाएंगे, नगर पालिका में पार्षदों की टिकट में लग जाएंगे। ये राजनीति से प्रभावित होने का मामला है। हमें राजनीति को प्रभावित करना आना चाहिए। अब हमें फिर बाबा साहब अंबेडकर और कांसीराम बनना पड़ेगा और राजनीति को प्रभावित करना पड़ेगा। राजनीति तुम्हारे कदमों में होनी चाहिए, तुम राजनीति के कदमों में नहीं जाओगे, ये मैं ऐलान करता हूं।
हमें राजनीति के कदमों में नहीं जाना है। हाँ, सही बात कही थी कि राजनीति में गए बिना हमारा भला नहीं हो सकता। प्रधान जी ने कहा था कि हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए तो वो राज कर रहे हैं। हमें राजनीति में जाना चाहिए, मगर राजनीति से प्रभावित होकर के नहीं जाना चाहिए, राजनीति को प्रभावित करके जाना चाहिए। हमने भी छोटा सा प्रयास तो किया राजनीति को प्रभावित करने का, छोटा सा ही किया, लेकिन वो छोटा सा नहीं था। दिल्ली धूज गई, दिल्ली गन्नाटे चढ़ गई। उधर पता चला ये कौन है, क्योंकि पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बन गया कि निर्दलियों में जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाले हैं वो दोनों ही बाड़मेर लोकसभा से। सबसे ज्यादा वोट लेने वाले फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रविंद्र सिंह जी और सेकंड ताराराम। तो हमने तो एक छोटा सा टेस्ट किया कि राजनीति प्रभावित होती है कि नहीं है। अभी तो हमने भर्ट वाली ठुड़ी लगाई है, सिर्फ भुंट वाली है ना, ठड़ी। अभी देसी बावड़ी ये वाली तो अब लेंगे, अभी तो भंट वाली ठुड़ी लगाई है। राजनीति को प्रभावित करना आना चाहिए। आपके अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान होना चाहिए कि तू चाहे कितना ही बड़ा लीडर है, लेकिन बनता मेरे वोट से है। तू चाहे कौन सी गाड़ी से घूमता है महत्वपूर्ण नहीं है, तू कौन सी फ्लाइट के अंदर तू इकोनॉमी में करता है या बिजनेस क्लास में सफर करता है महत्वपूर्ण नहीं है, तू दिल्ली में किस सीट पर बैठता है मुझे महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण इतना है कि तू मेरे वोट से वहां गया। अगर ये हुआ तो निश्चित तौर पे तुम लोग 5 किलो गेहूं के मोहताज नहीं रहोगे। तुम लोग देने वाले हो, सदियों से देने वाले हो। इस देश के अंदर उन भिखारियों को तुम सदियों से देते आ रहे हो, तो आज भी तुम देने वाले हो। लेकिन इस देने वाले समाज को संवैधानिक अधिकारों के बावजूद भी मांगने वाला समाज बना दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसलिए उनके अंदर मैं स्वाभिमान पैदा करना चाहता हूं, और स्वाभिमान कभी भी मीठी बातों से पैदा नहीं होता। स्वाभिमान पैदा करना है तो कड़वी बात कहनी पड़ेगी, चुभने वाली बात कहनी पड़ेगी। मुझे एक ट्रेन के अंदर एक उदाहरण दे दूं। ट्रेन में एक लड़की मिली, जवान लड़की थी, और हाथ ऐसे फैला करके मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं ट्रेन में बैठा था, किताब पढ़ रहा था, मैंने ऊपर देखा नहीं, मुझे पता है मैं किसी भिखारी को भीख देता नहीं। तो वो खड़ी रही थोड़ी देर, उसके बाद में उसने मेरे कंधे को थोड़ा सा हाथ से टच किया। हाथ टच किया तो फिर मैंने कहा क्या है, बोला कुछ दे दो। मैंने कहा आगे बढ़ो, वो नहीं बढ़ी, फिर रुक गई। फिर मैंने कहा भाई आगे जाओ। मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि हट्टी कट्टी है, तू जवान है, 20-22 साल 25 साल की लड़की है, तू कमा के नहीं खा सकती, मांग के क्यों खा रही है। मैंने उसको लेक्चर देना शुरू किया तो मेरे जो सह पैसेंजर थे साथ में बैठे हुए, उन्होंने कहा भाई साहब क्यों सिर लगा रहे, देना है तो दे दो, नहीं तो। मेरा गुस्सा उनकी तरफ चला गया। मैंने कहा इन जैसे युवाओं को और युवतियों को भिखारी बनाने में तुम्हारा रोल है। अगर तुम भीख नहीं देते तो ये भिखारी नहीं बनती, तुम भीख देते हो इसलिए भिखारी बनती है। मैं इतने में एक औरत पास से गुजरी जो 60-65 साल की थी, वो हाथ में रुमाल, मोजे और ये सारा तामझाम लिए हुए बच्चों के खिलौने वो बेच रही थी। मैंने लड़की को तुरंत कहा, मैंने कहा देख ये बुढ़िया 60-65 साल की है और ये कमा कर खा रही है और तू मांग कर खा रही, तेरे को शर्म नहीं आ रही। लड़की का काटो तो खून नहीं, शायद उसमें कहीं न कहीं स्वाभिमान जिंदा था जिसको मैंने हवा दे दी थी। वो एकदम से कट के खड़ी ऐसे। मैंने कहा कमा कर खाना सीखो, भीख मांग कर खाना मत सीखो। तो लड़की ने मुझे पलट कर जवाब दिया उस औरत के बारे में कि साहब बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए। मैंने कहा इस औरत के पास कितना माल होगा, 2000, 5000, 4000, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैंने कहा मैं शुरुआत करता हूं, तेरे को 1000 रुपए देता हूं। और मैं कहा आप बकवास करके जो 5-5, 10-10 रुपए का चंदा देने वाले थे ना, भीख देने वाले, तुम भी निकालो 1000-1000 रुपए। इस लड़की को 5000 करके दो और ये बिजनेस करेगी। अब वो तो साहब सेकंड एसी में सफर करने वाले, तो मैं तो मजबूरी में कर रहा था, लेकिन वो तो सेकंड एसी वाले पैसे वाले थे, उन्होंने फटाफट 1000-1000 रुपए निकाले। हमारा 6 और 4 का कैबिन था, एक सामने वाला बैठा था 5, पांचों ने 5-5 हजार रुपए किए। उस औरत को, लड़की को पकड़ा दिया, उसके हाथ में मुट्ठी में चीलर थी, उसने दरवाजे की तरफ फेंक दी जोर से, और वो लड़की 5000 रुपए लेकर के निकल गई। मामला वहीं रफा दफा हो गया। ट्रेनों में सफर है, पता नहीं कौन कहां मिलता है। 4-5 साल बाद में फिर मैं वापस मुझे बैठा
और उस लड़की का एरिया था, उनका एरिया होता भीख मांगने वालों का भी, धंधा करने वालों का भी, बिशनगढ़ से जालौर, जालौर से बिशनगढ़, इतना होता है। तो वो लड़की वापस उस ट्रेन में मुझे मिली, लेकिन मैं नहीं पहचाना, मुझे क्या लेना देना कौन क्या है। वो लड़की मेरे को इस टोपी से पहचाना। ये तो मेहरबानी है उस बनाने वाले की कि इतनी कमाल बनाई है कि पहचान इंडिया में बना दी। लड़की ने मेरी टोपी देखी, टोपी देख करके मेरी तरफ आई और आकर के मेरे पैर पे हाथ लगा करके उसने 2-3 बार ऐसे ऐसे किया। मैं अचानक से चौंक गया, भाई कौन है लड़की या औरत जो मेरे पैर छू रही है, क्यों छू रही है। इतने मैंने ऊपर देखा तो लड़की ने मुझसे सवाल किया कि सर मुझे पहचाना। मैंने कहा बेटा मैं कैसे पहचानता, मुझे पता नहीं क्या कितने लोग मिलते रहते सफर में। कि नहीं आप मुझे पहचान नहीं पाए। मैं कहा नहीं, कि मैं वही लड़की हूं जिसको आपने भीख मांगना छुड़वा दिया था, आज मैं बिजनेस कर रही हूं। ट्रेन वो की वो है, मैंने भीख मांगना छोड़ दिया, सामान बेचना शुरू कर दिया। अगर आप नहीं मिलते तो मेरे जीवन में ये परिवर्तन संभव नहीं था। आज भी मैं भीख मांग रही होती तो मेरे समाज के अंदर भी मैं ऐसी कड़वी बात डाल करके उनके अंदर एक स्वाभिमान पैदा करना चाहता हूं कि तुम 5 किलो गेहूं को ठोकर मार दो। अरे तुम्हारे बाप दादे तो महीने का नहीं, एक दिन का 5 किलो गेहूं किसी न किसी मंगते को दे देते थे। तुम्हारे दरवाजे पर सुबह से शाम तक 10 मंगते आते थे। अगर उनको अगर 500 ग्राम भी दो तो 5 किलो तुम्हारे पुरखे एक दिन में देते थे, और तुम महीने के 5 किलो की लाइन में खड़े हो, मर जाओ डूब के। मेहनत करके खाना सीखो, अपने आप स्वाभिमान पैदा होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये कड़वी बात आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राजनीति में भी आप उधर मत जाइए जिधर आपके तलवे आपको तलवे चाटने पड़े। राजनीति के आला कमान आपके तलवे चाटने आ जाए। एक पार्टी वाले तो शायद 15-20 साल से चाट रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपना तलवा ही सामने नहीं किया। मैंने कहा साला तलवा गंदा हो जाएगा। ये सबको पता है, बहुत सारे हमारे सीनियर साथी उनको सबको पता है। 2005 से 25 हो गया, 20 साल से तलवे चाट रहा है वो पार्टी आला कमान, नहीं आया। मैंने कहा भैया हम तो जंगल के शेर हैं, भूखे प्यासे भी जंगल में ही दहाड़ेंगे। तुम साला पिंजरे में डालकर हमें सर्कस का सिंह बनाना चाहते हो और अपनी रिंग पे नचाना चाहते हो, वो तो हम नहीं हो सकते। देखा जाएगा जो होगा। बहुत सारे लोगों ने भुगता है, हम भी भुगत लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन स्वाभिमान नहीं बेचेंगे। साथियों, आज का हमारा तीसरा विषय, बहुत धैर्य के साथ आप बैठे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो लोग इधर उधर खड़े थे वो भी थम गए। इसलिए मैंने बोलना शुरू कर दिया, वरना बीच में बंद करने वाला था। अब आता है असली मुद्दा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, और जिसका नारा मैं कहूं तो मुझे कोई औचित्य नहीं होगा। हमारे भी लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और हमने जो अपना पैम्पलेट डाला उसके अंदर हमने किसी को थोड़ा खाने पीने में अच्छा मिल गया तो हो गए हम दोनों गोरे, इसमें क्या फर्क पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं तो हम भाई है ना। हम नहीं, वो यही है कि थोड़ा गाड़ी एसी है, घर में भी एसी है, थोड़ा रहन सहन है, थोड़ा कपड़े ढंग के पहन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बात है हमारे में अंतर इस बात का हो गया, वरना हमारे हैं इसलिए हमने बुलाया, और ये हमें अपना समझते हैं तब आए, वरना बहाना तो इनके पास भी था, कोई न कोई बहाना निकाल देते हैं। अरे कतरा जना बैठा है, कई ताव सड़ गया, कतरा सड़े बाबू भर बाबा। अपने ये इस पैम्पलेट में जितने नाम है ना, 50% को आज ही बुखार आया। मैं बुखार भी साला अजीब है, किसी ने भेजा होगा। अब नारा इस चल रहा भारत में, और आपको समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है। सिर्फ 10-15 मिनट ही टाइम लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में एक बहुत ही अच्छी लगने वाली बात, और लगने वाली ही नहीं साहब, दिखने वाली बात है, नकारा नहीं जा सकता। मैं तो इतना क्या बोलते हैं अपने मारवाड़ी भाषा में नुगरा नहीं हूं कि अगर किसी की अच्छी बात को बुरी बात कहूं। मैं खुद कहता हूं कि भारत का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। भारत का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। भवन बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, कई चुनिंदा लोगों के बिजनेस और उनका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है। कई लोग जो अरबपति थे खरबपति हो रहे हैं। विकास तो हो रहा है, लेकिन यहां फर्क क्या है
और हमने ये सब्जेक्ट क्यों रखा? हमने सब्जेक्ट इसलिए रखा कि विकास भारत का या भारतीयों का, सवाल यहां है। भारत का विकास हो रहा है, भारत का विकास हो रहा है, इसमें कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन भारतीय आज से 5 साल पहले 80 करोड़, कितने थे? 80 करोड़। तो अब तो संख्या बड़ी होगी ना, क्योंकि भारत का विकास ही बड़ा है। भारत का विकास बड़ा है तो भारतीयों का भी सत्यानाश बड़ा है। जो 80 लाख और 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर निर्भर थे, वो अभी शायद 100 करोड़ से पार कर गए हैं। भारत का विकास हो रहा है, इसमें कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं कह रहा हूं। भारत का विकास हो रहा है, सिर्फ भारतीयों के शोषण से हो रहा है। भारतीयों का शोषण करके भारत का विकास किया जा रहा है। अब अगर लोग कह दे कि भारत का विकास हम नहीं करना चाहते, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि भारत का विकास करने में भारतीयों का सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितनी बेरोजगारी फैलेगी, जितनी गरीबी फैलेगी, जितनी महंगाई फैलेगी, उससे ही तो उनका बजट बढ़ेगा। उनका बजट बढ़ेगा तो भारत विकसित होगा। भारत देश एक टेरिटरी, एक भूभाग, वो विकसित होगा। भारत में रहने वाला नागरिक सिर्फ और सिर्फ शोषित होगा। भारत के विकास से भारतीयों का विकास कहीं पर भी संभव नहीं है। लेकिन अगर आपने भारतीयों का विकास करना शुरू कर दिया, भारतीयों का विकास करना शुरू कर दिया, भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार देना शुरू कर दिया, भारत के प्रत्येक घर के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर अगर पैदा कर दिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि भारत के विकास के लिए कोई एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ी बड़े लेवल की बात है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे। मुझे पता है कि डॉक्टर साहब जो कह रहे थे वो आपके ऊपर ऊपर से जा रही थी, इसलिए उन्होंने भी नजाकत को समझा और कहा कि ठीक है। मैं ये बात कह रहा हूं, मैंने एक बात बहुत पहले कही है जो बहुत वायरल भी हुई है। मैंने कहा कि अगर भारत के अंदर जितना सोना मंदिरों में पड़ा है, वो सोना अगर भारत सरकार के खजाने में लाकर डाल दिया जाए, तो अमेरिका $86 लेकर के भागता हुआ आएगा कि 1 रुपया दो। और ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हवा हवाई नहीं कह रहा कि कल अभी कह दिया सुबह माफी मांग लूंगा। मेरा एक रिकॉर्ड है साहब, आज दिन तक जो भी बोला हूं उस पर माफी कभी नहीं मांगा, क्योंकि बोलता वही हूं जो तोल मोल के होती है, वही बोलता हूं। वरना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रात में बकवास करते हैं और सुबह माफी मांगते हैं। मैं माफी मांगने वाला नहीं, क्योंकि मैं बात तर्क के आधार पर कहता हूं। भारत का 1 रुपया अमेरिका के $100 के बराबर चला जाएगा। मंदिरों में रखा हुआ सारा सोना भारत सरकार के खजाने में डाल दो। लेकिन आपको तो पता नहीं है, यहां 2 सरकारें चल रही है, एक भारत सरकार और एक ब्राह्मण सरकार। भारत सरकार और ब्राह्मण सरकार। भारत सरकार का क्या हाल है? भारत सरकार को रेड मार करके टैक्स लेना पड़ता है, रेड मार करके, है ना। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो भी है वो अगर लेना है तो रेड मारनी पड़ती है। और भारत के नागरिक भारत सरकार का टैक्स चोरी करते, टैक्स चोरी करते कि नहीं करते? ठीक है। दूसरी तरफ है ब्राह्मण सरकार, जिसको कहीं नहीं जाना पड़ता। हमारे लोग खुद ही जाकर के आगे बैठते हैं और बोलते हैं 1,51,000, दूसरा बोलता 2,01,000, तीसरा बोलता 5,51,000। ब्राह्मण सरकार को बोली देकर के कंपटीशन में टैक्स दिया जा रहा है ब्राह्मण सरकार को, और भारत सरकार का टैक्स चोरी किया जा रहा है। कमजोर कौन सी होगी, भारत सरकार या ब्राह्मण सरकार? भारत में ब्राह्मण सरकार
इतनी मजबूत हो गई है कि भारत सरकार को 100 बार खरीद सकती है, 100 बार खरीद सकती है। और उस ब्राह्मण सरकार को कमजोर मजबूत किसने किया? हम लोगों ने किया। कंपटीशन में चढ़ावा चढ़ाया, कंपटीशन में ये इतना दे रहा, मेरा इतना, ये देकर के हमने भारत को बर्बाद करने वाली ब्राह्मण सरकार को मजबूत किया है। और वे लोग क्या कर रहे हैं? वे भारत के विकास के नाम पर अपने बेटों और पोतों के लिए सारा बंदोबस्त कर रहे हैं, सुविधाएं कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए तो एजुकेशन भी बंद की जा रही है, चिकित्सालय भी बंद किए जा रहे हैं, रोजगार के सारे अवसर खत्म किए जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जब मैं टीचर बना था ट्रेनिंग करके, उस समय राजस्थान के अंदर जितनी सीटें निकलती थी उतने ट्रेंड टीचर नहीं मिलते थे, बैकलॉग बाकी रहता था। राजस्थान सरकार भर्ती निकालती, उससे कम ट्रेनी मिलते थे, ट्रेंड लोग मिलते, टीचर मिलते थे, इसलिए काफी पोस्टें खाली हो जाती थी। और आज रेट की तैयारी का हाल देखा आपने कल और आज में, सारी सड़कें जाम है, सारे बगीचे भरे पड़े हैं, सारी सड़कों पर फुटपाथ पर सो रहे हैं, सुबह कहीं लेट ना हो जाऊं, परीक्षा देने जाना हो। बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है, भारत के नागरिकों का ये हाल है, और भारत विकास कर रहा है। इसलिए कह रहा हूं, हमने सब्जेक्ट डाला कि भारत का विकास मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी पूंजीपतियों का विकास। मीनिंग भी आपको समझा देता हूं, कोई भूल में रह जाए तो बता देता हूं कि भारत का विकास मतलब उन पूंजीपतियों का विकास जो मुट्ठी भर हैं, जो भारत की 90-95% संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। भारत का विकास मतलब उनका विकास, और भारतीयों का विकास ये संवैधानिक बात है। संविधानवाद से भारतीयों का विकास होगा, जहां पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार निःशुल्क भी है और अनिवार्य भी है। अगर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है तो निश्चित तौर पे ये उन लोगों का कल्याण कर सकती है। और जब इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक हाथ को अगर रोजगार मिलेगा तो उसके पास में अर्निंग होगी तो उसका घर मजबूत होगा, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिला पाएगा। तो फिर वो आपका मोहताज क्यों होगा? प्रधानमंत्री आवास का मोहताज क्यों होगा? वो तुम्हारे 5 किलो गेहूं का मोहताज क्यों होगा? वो तुम्हारी पेंशन का मोहताज क्यों होगा? जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो क्यों आपकी सरकारों से भीख मांगेगा? भारत का अगर नागरिक सुदृढ़ हो गया तो भारत अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। जो भी इंजीनियर हैं भारत के डेवलपमेंट में लगेंगे, जितने भी डॉक्टर हैं भारत के स्वास्थ्य में लगेंगे, जितने भी वकील हैं वो सारे भारत के लोगों को न्याय दिलाने में लगेंगे। अगर तुम घरों में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर पैदा कर दोगे तो वे लोग शिक्षा, चिकित्सा और आपके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देंगे। ये सारी बातें संभव है, लेकिन तब संभव है जब भारतीयों का विकास होगा। यहां पर भारतीयों का विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण बताओ। हमारा रिसर्च और खोज है हो गई, जग जाहिर हो गई। मुझे धमकियां इंटरनेशनल से भी आ गई। मैंने कई बार आप लोगों के सामने कह भी दिया है कि मुझे इंटरनेशनल से धमकी आई और उन्होंने कहा कि पहले आप ब्राह्मण करते थे, तब तक तो मामला भारत का ही था, अब आपने यहूदी कह दिया है तो अब आप मामला वर्ल्ड का हो गया। पहले तो सिर्फ भारत के ब्राह्मण ही आप पर नाराज थे, लेकिन अब तो पूरे विश्व के यहूदी आपसे नाराज हैं। तो मैंने कहा क्या ये शरीर 2 बार मरता है, 4 बार मरता है, 5 बार मरता है कि पहले भारत के ब्राह्मण मारेंगे फिर विश्व वाले यहूदी आके मारेंगे? ऐसा तो संभव नहीं है ना। चाहे यहूदी मार दे, चाहे भारत वाले यहूदी मार दे, मारेंगे तो एक बार ही। इस शरीर का विनाश तो एक बार ही होना है, तो फिर उस धमकी से मैं क्यों डरूं? मुझे तो मेरे देश के लोगों को सच्चाई बतानी है। मैंने बात कही है और बात आपसे कह देता हूं। भारत के अंदर 3 तरह के इंडिजीनियस पीपल की बात करें तो 2 तरह के हैं, लेकिन जहां आदिवासी शब्द आता है, फिर दोहरा के कहता हूं, पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूं, आदिवासी शब्द अगर भीमाराम जी कहीं आ रहा है तो हमें इस बात को समझना होगा कि भारत के अंदर 3 तरह के आदिवासी। इस बात को नोट कर लेना आप। अब ढूंढना आपको है, बाकी बता मैं देता हूं। 3 प्रकार के आदिवासी है। एक पहचान बनाए हुए आदिवासी,
जो जय जोहार का नारा लगाते हैं, पीला गमछा डालते हैं, सफेद गमछा डालते हैं, है ना, एक तीर एक कमान बोलते हैं ना, ये है पहचान बनाए हुए, पहचान बरकरार रखे हुए आदिवासी। और दूसरे हैं जो माड़ी है, सुथार है, नाई है, कड़बी है, जाट है, राजपूत है, या फिर कहें सरगरा है, भंगी है, चमार है, जाटव है, ये पहचान खोए हुए आदिवासी, इनकी पहचान खत्म कर दी। पहचान खोए हुए आदिवासी कितने हो गए? एक पहचान बनाए हुए आदिवासी और एक पहचान खोए हुए आदिवासी। और तीसरा आदिवासी कौन है? तीसरे के आगे लगता है गैर आदिवासी। तीसरे के आगे, एक के आगे लगता है पहचान बनाया हुआ, एक के आगे लगता है पहचान खोया हुआ, और तीसरे के आगे लगता है गैर आदिवासी, जो आदिवासी है ही नहीं, यानी कि विदेशी है। और वो मुट्ठी भर 1% लोग हैं यहूदी, जो भारत के चारों पिलर को कब्जा किए हुए हैं, चारों पिलर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर गहराई में जाएंगे तो मैं कभी और बताऊंगा आपको, और पहले बताया भी है कि अगर मैंने कहा कि आदिवासी, पहचान खोया हुआ आदिवासी और पहचान बने रखा हुआ आदिवासी, इसका एक सबूत देकर ही बात समाप्त करता हूं कि पहचान खोए हुए आदिवासी और पहचान बरकरार रखने वाले दोनों आदिवासी सोलंकी है, परमार है, वाघेला है, राठौड़ है, चौहान है तो कहना भाई, देखो गलती से गर्दन मत हिलाना, कभी ये मंच पे बोल रहा है तो इसलिए कह रहा। ये सारी की सारी जातियां राजपूतों में है। ये सारी की सारी जातियां भंगियों में है, बोलो ना, है। कुमारों में है, माड़ियों में है, सब सारी की सारी जातियां, सोलंकी, परमार, वाघेला, चौहान, राठौड़, ये सब में है। तो अलग हुए कैसे यार? नाई तो धंधे के अनुसार है, दर्जी तो कपड़े सिलना है, धंधे के अनुसार है, धंधे के अनुसार जाति है, लोहार है, सुनार है, धंधे के अनुसार है। ये जाति तो हमने मान ली, लेकिन ये सोलंकी, परमार, वाघेला, राठौड़, इसको कहां डालोगे? भाटी को कहां डालोगे? ये तो सब में है। इसका मतलब जिन जिन जातियों के अंदर, अच्छा अब फाइनली कह देता हूं कि गैर आदिवासी में ये जातियां हैं। जिसको मैंने गैर आदिवासी आइडेंटिफाई किया है, वो ब्राह्मण, जो यहूदी ब्राह्मण है, उनमें सोलंकी, वाघेला, परमार है नहीं। बस इतना समझना। अगर तुम्हारे पड़ोस में, अगर तुम्हारा कोई भाई है भाटी, किसी भी जाति का, उसे भाई मान लो, क्योंकि एक परिवार के अंदर 4 भाई होते थे, चारों का अलग अलग धंधा होता था, अपनी रुचि के अनुसार काम करते थे, और उस रुचि के अनुसार ही उनको काम और काम के आधार पर जाति बना दी। हमारी 4 आइडेंटिटी है, मैं आपको क्लियर बता दूं। 4 आइडेंटिटी। एक है नुख, जिसको नुख कहते हैं ना, सोलंकी, परमार, वाघेला, चौहान, भाटी वगैरह, ये नुख है। क्या है? उपजाति नहीं, नुख। नुख का मतलब होता है नाखून। नाखून का मतलब होता है जो मरने के, जलाने के बाद भी नहीं जलता, मूल। ठीक है। दूसरी है जाति, जो काम के आधार पर है। बाल काटा तो नाई हो गया, कपड़ा सिला तो दर्जी हो गया, कपड़ा धोया तो धोबी हो गया, पानी भरा तो भिश्ती हो गया, काम के आधार पर। ठीक है, वो जाति है। और गोत्र, जो हमने गोत्र बनाई है, वो आपसी रिश्तों के लिए बनाई हुई गोत्र है। ये 3 पहचान हो गई। और चौथी पहचान है हमारी रेस, नस्ल, रेस, डीएनए, कुछ भी कह दो उसकी तारीफ, वर्ण। और वो भारत में सिर्फ 2 ही है, एक यहूदी और एक भारत के मूल निवासी। तो आप तमाम लोग भारत के इंडिजीनियस पीपल हैं। आप आपस में तालमेल बनाइए, आपस में भाईचारा बनाइए। किसी भी प्रकार का कोई भी आफत आती है, मिलकर के लड़िए, तुम्हें हराने वाला कोई नहीं। और अकेले अकेले लड़ोगे तुम कभी जीत नहीं सकते, ये मेरे से लिखवा लेना। कई बार ऐसी नौबतें आती है तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं। वो लोग किससे लड़ रहे हैं? अपनों से ही लड़ रहे हैं, अपनों से ही लड़ रहे हैं। हमें अपनों से लड़ना बंद करना होगा। इसके लिए साथियों आज का ये कार्यक्रम रखा गया। आप लोगों का पैसा जो आपकी खरी कमाई का था, वो भामाशाहों के माध्यम से इधर आया और इतने बड़े प्रोग्राम को अंजाम दिया गया।
मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को, भामाशाहों को भी इस बात का जरूर एहसास हो गया होगा कि उनका दिया हुआ पैसा व्यर्थ नहीं गया है। जहां हमने तो बाद में, पहले तो कंसेंट नहीं थी, फिर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, मैं साहब कैसे भी करके आप आओ, तो डॉक्टर साहब दिल्ली से चल करके रात को ट्रेन में सीधे चल करके जालोर आए और आकर हमारे बीच में आए। तो ये प्रोग्राम जो हमने किया है, मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और आप लोगों का जो धन है वो व्यर्थ नहीं गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और भविष्य में भी आशा करता हूं कि हम सिर्फ स्थान बदलेंगे, फिर आज यहाँ पहाड़पुरा में हुआ है तो फिर कहीं और जगह करेंगे, बालोतरा में करेंगे, बाड़मेर में करेंगे। ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करके ये जन जागृति का आंदोलन और एक भाइयों को जोड़ने का, भाईचारा बनाए रखने का एक आंदोलन हमें जारी रखना होगा। आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका पुनः आभार। आप लोगों ने बिल्कुल मेरी बात पे अमल किया, कोई भी घूमता फिरता नहीं दिखाई दिया। और कई लोगों को तो शायद मेरे ख्याल से लगा होगा, लेकिन कहा ठीक है बाद में जाते हैं। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार सर। अभी